तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। तो जो सॉल्यूशन होता है वो मिलके बनता है सोल्यूट से और सोलवेंट से। ये दो पार्ट होते हैं सॉल्यूशन के, सोल्यूट होता है और सोलवेंट होता है। सोल्यूट और सोलवेंट इसके बारे में मैंने 8th जो वीडियो है पार्ट 8 जो है उसमें बताया अच्छे से। लेकिन जो सोल्यूट होता है वो लेस अमाउंट में होता है और जो सोलवेंट होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है। तो कोई सॉल्यूशन है जैसे साल्ट सॉल्यूशन है ये, ठीक है, छोटा सा बनाया मैंने, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये सोल्ट सॉल्यूशन है, ये सोल्ट से और वाटर से मिलके बना हुआ है। तो जो इसमें सोल्ट है वो सोल्यूट है और जो वाटर है वो सोलवेंट है इसके अंदर। तो माना अगर ये 100 ग्राम इसके अंदर वाटर है सॉल्यूशन के अंदर और 10 ग्राम जो है सोल्ट है, ठीक है। फिर एक दूसरा हम सोल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं ऐसे ही, उसके अंदर भी 100 ग्राम वाटर है ना, लेकिन जो हमने सोल्ट डाला है वो थोड़ा ज़्यादा कर दिया, 20 ग्राम सोल्ट है। और जो थर्ड वाला सॉल्यूशन है उसमें हमने जो वाटर लिया है वो 100 ग्राम लिया है और जो सोल्ट डाला है हमने वो डाला है 36 ग्राम, ठीक है। क्योंकि जो 100 ग्राम वाटर है उसके अंदर 36 ग्राम से ज़्यादा सोल्ट डिजोल्व नहीं होगा, क्योंकि हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर जो वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तीनों में। तो 36 ग्राम से ज़्यादा सोल्ट इस 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व नहीं होगा। तो इसी सोल्यूट की अमाउंट के बेस पे हमने जो सॉल्यूशन है उसको दो टाइप में क्लासीफाई किया है, दो ग्रुप में क्लासीफाई किया है। पहला जो ग्रुप है जिसमें और ज़्यादा हम सोल्यूट ऐड कर सकते हैं, है ना, जिसमें कम सोल्यूट है, उसको बोलेंगे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जिसमें हम आगे को और ज़्यादा सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं उसको बोलेंगे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्योंकि जो ये 36 ग्राम है सोल्ट, हम इससे ज़्यादा सोल्ट अब इस 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व नहीं कर सकते हैं। हम सॉल्ट भले से डालें लेकिन वो यहाँ पे नीचे ऐसे ही पड़ा रहेगा, डिजोल्व नहीं होगा। तो जो 36 ग्राम से ज़्यादा सोल्ट हम 100 ग्राम वाटर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिजोल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो अभी हम इन दोनों को पढ़ने वाले हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो अ सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजोल्व विदाउट राइजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन उन सॉल्यूशंस को बोलते हैं जिसमें हम और ज़्यादा क्वांटिटी में सोल्यूट को डिजोल्व कर सकें, लेकिन टेम्परेचर जो है उसको इंक्रीज नहीं करें। बिना टेम्परेचर को इंक्रीज किए हम किसी भी सॉल्यूशन में और ज़्यादा अगर सोल्यूट को हम डिजोल्व कर सकें तो उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैं इसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे ये सोल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, और मानो 100 ग्राम इसके अंदर वाटर है और 10 ग्राम जो है इसके अंदर सोल्ट है, ठीक है, और 20 डिग्री सेल्सियस मानो इसका टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है, ठीक है। तो अगर हम इसमें और अगर सोल्यूट को, और अगर सोल्यूट यहाँ पर क्या है सोल्ट है, तो अगर हम इसमें और ज़्यादा सोल्ट को ऐड करें और वो सोल्ट डिजोल्व हो जाए, अब हमने इसमें और ज़्यादा सोल्ट को ऐड किया, 10 ग्राम सोल्ट और ऐड किया, तो ये हो गया 10 ग्राम तो वाटर ही है और जो सोल्ट हो गया वो हो गया 20 ग्राम, और टेम्परेचर सेम रहे, है ना, ये भी सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो इसमें हमें 10 ग्राम सोल्ट और ऐड हो गया। ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें सोल्यूट ऐड हो जाए बिना टेम्परेचर को बढ़ाए, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। तो अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व एट दैट टेम्परेचर आर कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन उन सॉल्यूशंस को बोलते हैं जिसमें हम और ज़्यादा सोल्यूट नहीं ऐड कर पाए उस सॉल्यूशन के अंदर उस टेम्परेचर पे। जैसे ये सोल्ट सॉल्यूशन है तो सोल्ट और वाटर से मिलकर बना होगा। तो इसमें 100 ग्राम जो है वाटर है और 36 ग्राम इसके अंदर सोल्ट है NaCl, ये टेबल सोल्ट वाला, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें जो ये सॉल्यूशन है, अगर 20 डिग्री टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, 20 डिग्री सेल्सियस की, इस टेम्परेचर पे हम इस सॉल्यूशन में और ज़्यादा सोल्ट को ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि और ज़्यादा हम सोल्ट को ऐड करेंगे तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, डिजोल्व नहीं कर सकते हैं और ज़्यादा सोल्ट को हम।
तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। या फिर जैसे दूसरा एग्जांपल दूं मैं, ये है इसके अंदर 100 ग्राम वाटर है और 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट है। पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, और इसका टेम्परेचर भी कितना है 20 डिग्री सेल्सियस है। तो ये भी जो है एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन के अंदर भी हम और ज़्यादा अगर पोटेशियम नाइट्रेट डालेंगे तो वो डिजोल्व नहीं होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सोल्यूट डिजोल्व ना हो, उन सॉल्यूशन को बोलते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब हम पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि हीट करने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज हीटेड टू अ हायर टेम्परेचर देन इट बिकम अनसैचुरेटेड। अगर कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अगर वो किसी टेम्परेचर पे है, उसको अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करें तो वो सॉल्यूशन जो है वो अनसैचुरेटेड बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये शुगर सॉल्यूशन है ना, अगर ये शुगर सॉल्यूशन है, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब इसके अंदर और शुगर हम डिजोल्व करें तो वो डिजोल्व नहीं होगी। तो अगर हम इस सॉल्यूशन को हीट करें, माने इसका जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है अभी, और बाद में हमने हीट करके इसका टेम्परेचर शुगर सॉल्यूशन का हो गया 40 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इस सॉल्यूशन में शुगर को ऐड करना चाहेंगे तो वो शुगर जो है आसानी से डिजोल्व हो जाएगी, क्योंकि जो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो ये सॉल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड बन गया। जब जो सॉल्यूशन कोई अनसैचुरेटेड होता है तो उसके अंदर जो सोल्यूट ऐड करते हैं तो वो आसानी से डिजोल्व हो जाता है। तो अगर कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसका अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा। इसे आप चाहे घर पे भी करके देख सकते हैं। जैसे गिलास में चीनी और पानी को मिक्स करके शुगर सॉल्यूशन बनाया, उसको जब तक डिजोल्व करते रहे चीनी को, और डालते रहे जब तक वो डिजोल्व होना बंद नहीं हो जाए। अब आगे को तुम उसमें चीनी डालोगे तो वो डिजोल्व नहीं होगी, नीचे ऐसे ही जमती रहेगी कितना भी कोशिश करोगे। लेकिन बाद में अगर फिर उसी जो सॉल्यूशन है उसको अगर गर्म किया और बाद में फिर गर्म करके फिर उसके अंदर अगर शुगर डिजोल्व करी तब हो जाएगी। तो इससे पता चलता है कि जो पहले जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना था हमारा, उसको अगर हीट करेंगे तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा। जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था जिसमें अगर और सोल्यूट डाल लेते तो वो डिजोल्व नहीं हो रहा था, अगर उसको हीट करेंगे तो उसका जो सॉल्यूशन है जो अनसैचुरेटेड बना है वो ऐसा होगा, उसमें और ज़्यादा हम सोल्यूट डालेंगे तो वो डिजोल्व हो जाएगा। तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है अगर उसको हीट करते हैं तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है। तो अब पढ़ते हैं, अगर कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसको हम कूल करें या उसका टेम्परेचर कम करें तो उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। If a saturated solution available at a particular temperature is cooled to a lower temperature, then some of its dissolved solute will separate out in the form of solid crystal. अगर कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसको अगर हम कम करें उसका टेम्परेचर या फिर उसे कूल करें सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, तो जो उसका कुछ सोल्यूट होगा सॉल्यूशन के अंदर से, कुछ सोल्यूट जो है वो उस सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगा और वो सॉलिड क्रिस्टल की फॉर्म में उससे सॉल्यूशन से अलग हो जाएगा। जैसे कोई शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन जो है ये सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन है, इसमें और ज़्यादा हम शुगर ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसको और ज़्यादा शुगर डिजोल्व नहीं कर सकते हैं, अगर हम इसको अगर ठंडा करें सॉल्यूशन को, तो इसके अंदर से कुछ जो शुगर के कुछ जो सोल्यूट होगा, सोल्यूट यहाँ पे शुगर ही है, तो इसमें से कुछ शुगर के जो पार्टिकल्स होंगे वो सॉलिड क्रिस्टल बनाएंगे और जो इस सॉल्यूशन से अलग हो जाएंगे। जैसे देखा होगा आपने, कभी आप हलवाई की दुकान पर गए होंगे, अगर हलवाई की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे एक कढ़ाई रखी रहती है, उसके अंदर वो शुगर और वाटर को मिक्स करके चाशनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो बनाता है, ठीक है, जिसमें वो गुलाब जामुन और ये जलेबी रसगुल्ले डुबो के रखता है। तो वो अगर गर्म होता है कढ़ाई के अंदर, अगर वो जैसे ये कढ़ाई है ना, इसके अंदर ये जो वो भरा पड़ा है जो वो सॉल्यूशन है शुगर सॉल्यूशन, अगर जब ये गर्म होता है तब तो ठीक होता है, सैचुरेटेड है। अब अगर ये ठंडा होता है सॉल्यूशन तो इसके जो चारों तरफ है यहाँ पे शुगर के ऐसे क्रिस्टल बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर ठंडा करेंगे या कूल करेंगे तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा उसके अंदर से कुछ सोल्यूट जो है क्रिस्टल की फॉर्म में उससे सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगा। तो अब बात करते हैं सोल्यूबिलिटी के बारे में कि सोल्यूबिलिटी क्या होती है। तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर इज नोन एज द सोल्यूबिलिटी ऑफ दैट सोल्यूट इन दैट सोलवेंट एट दैट टेम्परेचर। जो सोल्यूबिलिटी होती है किसी भी सोल्यूट की जो सोल्यूबिलिटी होती है वो होती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट। अगर जैसे NaCl की बात करेंगे हम, सोडियम क्लोराइड की, ठीक है,
तो जो सोडियम क्लोराइड है, अगर इसकी सोल्यूबिलिटी की बात करें तो जो मैक्स ये सोल्यूट है, NaCl है यहाँ पे सोल्यूट है, इस सोल्यूट की हमें सोल्यूबिलिटी की बात करनी है, और जो सोलवेंट ले रहे हैं हम वाटर ले रहे हैं, वाटर H2O, ठीक है, ये सोलवेंट है, ठीक है। NaCl और H2O ये जो 100 ग्राम है, अगर इसकी सोल्यूबिलिटी बतानी है हमें सोडियम क्लोराइड की यानी सोल्ट की सोल्यूबिलिटी बतानी है, तो 100 ग्राम हम सोलवेंट लेंगे, 100 ग्राम हमने वाटर लिया, और उसके अंदर मैक्सिमम जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये NaCl डिजोल्व हो सकता है उतना डिजोल्व करेंगे उसके अंदर। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो 100 ग्राम अगर वाटर है उसके अंदर 36 ग्राम जो है वो अगर ये NaCl डिजोल्व हो सकता है, और टेम्परेचर की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो जो सोल्यूबिलिटी है NaCl की इस सोल्यूट की, तो वो ऐसे बोलेंगे जो सोल्यूबिलिटी है इस NaCl सोडियम क्लोराइड की, वो सोलवेंट का भी नाम लेंगे, वाटर के अंदर 36 ग्राम है एट 20 डिग्री सेल्सियस, यानी पूरा बताएंगे। अगर जैसे सोडियम क्लोराइड की हम सोल्यूबिलिटी बता रहे हैं तो पूरा बोलेंगे कि सोडियम क्लोराइड की सोल्यूबिलिटी वाटर के अंदर और किस टेम्परेचर पे बात हो रही है, पूरा बताएंगे। सोल्यूट के बारे में बताएंगे कि सोलवेंट के अंदर वो डिजोल्व हो रहा है और किस टेम्परेचर पे। तो जैसे ये 36 ग्राम हो रहा है इस 100 ग्राम वाटर के अंदर, जो 36 ग्राम है ये सोल्यूबिलिटी हुई इसकी NaCl की, यानी 100 ग्राम सोलवेंट के अंदर जितना ज़्यादा से ज़्यादा है कोई भी सोल्यूट डिजोल्व हो सकता है एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी सोल्यूट डिजोल्व हो सकता है 100 ग्राम सोलवेंट के अंदर, वही उस सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी होगी। तो ये कुछ सोल्यूबिलिटी के एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को अगर हम 100 ग्राम वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे एट 20 डिग्री सेल्सियस तो 21 ग्राम कॉपर सल्फेट जो है डिजोल्व होगा। तो जो 21 ग्राम है वो सोल्यूबिलिटी है कॉपर सल्फेट की। ऐसे ही अगर पोटेशियम नाइट्रेट की सोल्यूबिलिटी है तो वो है 32 ग्राम, या फिर जैसे पोटेशियम क्लोराइड की सोल्यूबिलिटी है वो 34 ग्राम है, और अमोनियम क्लोराइड की जो सोल्यूबिलिटी है वो 37 ग्राम है, और जो शुगर की सोल्यूबिलिटी है वो 204 ग्राम है। अगर 204 ग्राम अगर शुगर है वो डिजोल्व हो रही है 100 ग्राम वाटर के अंदर, 204 ग्राम से ज़्यादा शुगर 100 ग्राम वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होगी एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे हम पूरा बताएंगे, अगर शुगर की हमें सोल्यूबिलिटी बतानी है तो ऐसे पूरा बताएंगे, शुगर की सोल्यूबिलिटी वाटर के अंदर 20 डिग्री सेल्सियस पे 204 ग्राम होती है। तो अब पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सोल्यूबिलिटी, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से या प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से सोल्यूबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, सोल्यूबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम टेम्परेचर को घटाएं या फिर बढ़ाएं या फिर प्रेशर को घटाएं बढ़ाएं। तो द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड यूजुअली इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। जो सोल्यूबिलिटी होती है सॉलिड की लिक्विड के अंदर, अगर सॉलिड जो सोल्यूट हो और लिक्विड जो है सोलवेंट हो, ऐसे केस में जो सोल्यूबिलिटी होती है अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उस सॉल्यूशन का, जैसे कोई सॉल्यूशन है जिसमें सॉलिड जो डिजोल्व है वो लिक्विड के अंदर ही डिजोल्व है, जैसे शुगर सॉल्यूशन में होता है। तो अगर ऐसा सॉल्यूशन है कोई, जैसे शुगर सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो इस सोल्यूट की जो सोल्यूबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और इसका अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो जो सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। जैसे अगर ये शुगर सॉल्यूशन है तो इसमें अगर अब जो 100 ग्राम वाटर में एग्जाम्पल के लिए ऐसी मान लेते हैं, है ना, 50 ग्राम जो है शुगर डिजोल्व हो रही है, और टेम्परेचर है इसका मानो 15 डिग्री सेल्सियस है ना। ये एक्यूरेट डाटा नहीं है, मैं इसमें ऐसे समझाने के लिए एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसी सॉल्यूशन में जो है, अगर मानो ये टेम्परेचर हो गया हमारा 18 डिग्री सेल्सियस हो गया, है ना, या 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो सोल्यूबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। जब तक जहाँ पे अब यहाँ पे 50 जो शुगर डिजोल्व हो रही थी 50 ग्राम, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अब 60 ग्राम शुगर डिजोल्व होने लगेगी। तो ऐसे अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। जैसे देखा होगा आपने, जैसे ठंडा पानी निकालते हैं फ्रिज से, उसमें शुगर को डिजोल्व करने की कोशिश करते हैं, चीनी घोलने की कोशिश करते हैं, तो बहुत मुश्किल में घुलती है। लेकिन अगर गर्म पानी होता है उसमें अगर चीनी को घोलते हैं तो बहुत आसानी से घुल जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर है, अगर सोल्यूबिलिटी सॉलिड की अगर लिक्विड में अगर जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर घटाएंगे तो सोल्यूबिलिटी घट जाएगी।
तो द सोलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड रिमेन अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर। जो सोलिबिलिटी होती है सॉलिड, अगर कोई सॉलिड लिक्विड के अंदर डिसोल्व है या फिर सॉलिड सोल्यूट है, लिक्विड जो है सोलवेंट है, ऐसे केस में अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर। अगर प्रेशर को हम कितना भी चेंज करते रहें, लेकिन अगर ऐसा सॉल्यूशन है कोई जिसमें सॉलिड लिक्विड के अंदर डिसोल्व है, जैसे कि है या फिर साल्ट सॉल्यूशन बोलो या फिर शुगर सॉल्यूशन, तो सोल्ट सॉल्यूशन है, जैसे एग्जांपल के लिए ये से मिलके बना है वाटर से और सोल्ट से। ये 100 ग्राम जो है वाटर है इसके अंदर, ठीक है, और 36 ग्राम जो है इसके अंदर सोल्ट है, और टेम्परेचर है इसका 20 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर मानो 1 atm है। अब प्रेशर को हम कितना भी चेंज करते हैं, 1 atm करें, 2 atm करें, 3 atm करें, लेकिन जो इसकी सोलिबिलिटी है वो इतनी रहेगी, क्योंकि जो प्रेशर को चेंज करने से, अगर सॉलिड सोल्यूट है यहाँ पे और लिक्विड जो सोलवेंट है, ऐसे केस में प्रेशर को चेंज करने से सोलिबिलिटी चेंज नहीं होती है। तो द सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड यूजुअली डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। जो सोलिबिलिटी होती है गैस इन लिक्विड, अगर कोई गैस लिक्विड के अंदर डिजोल्व है, तो हमने पीछे पढ़ा था कि सोलिड जो होता था वो लिक्विड के अंदर डिजोल्व होता था, लेकिन अब पढ़ रहे हैं हम जो गैस है वो लिक्विड के अंदर डिजोल्व है। अगर ऐसा केस है तो जो सोलिबिलिटी होगी वो डिक्रीज होगी टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, और इंक्रीज होगी टेम्परेचर को डिक्रीज करने से, यानी उल्टा होगा। अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ये टेम्परेचर है, तो जो सोलिबिलिटी होगी वो डिक्रीज होगी। जैसे होता है गैस इन लिक्विड होती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक में होती है। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो लिक्विड के अंदर डिसोल्व होती है। तो ऐसे केस में अगर जब सोलिबिलिटी होगी वो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होगी, यानी जो सोलिबिलिटी है वो टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोलिबिलिटी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोलिबिलिटी कम होगी, और टेम्परेचर को घटाएंगे तो सोलिबिलिटी बढ़ेगी। सोलिबिलिटी, ठीक है। तो अब जैसे गैस जो वो लिक्विड के अंदर डिजोल्व है, जैसे कि होता है कोल्ड ड्रिंक या फिर सोडा वाटर के अंदर जो गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होती है लिक्विड के अंदर, ऐसे केस में अगर प्रेशर को हम चेंज करें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो द सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीज ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर। ऐसे केस में अगर जो गैस है वो लिक्विड के अंदर डिजोल्व है, तो ऐसे केस में जो सोलिबिलिटी होगी, अगर उसका प्रेशर बढ़ाएंगे तो सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी, और प्रेशर घटाएंगे तो सोलिबिलिटी कम हो जाएगी। तो अब पढ़ते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। सबसे पहले फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिकल चेंज होता है, तो डेफिनेशन होती है फिजिकल चेंज की, जैसे दो चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज उन चेंज को बोलते हैं, कोई भी चेंज हो जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है, ऐसे चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, उन चेंजेस को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। जैसे एग्जांपल है फिजिकल चेंज के, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। अब आइस मेल्ट हो रहा है तो इसमें कोई नई चीज़ तो नहीं बनी है। जैसे आइस मेल्ट हो रहा है तो आइस से मेल्ट होकर वाटर ही बनेगा, ऐसे नहीं ऑयल बन जाएगा। कुछ दोनों वाटर की फॉर्म है, ये सॉलिड वाटर है, ये यहाँ पर जब मेल्ट हो जाएगा तब वो वाटर लिक्विड फॉर्म हो जाएगा, तो रहेगा तो वाटर ही। लेकिन ऐसा तो नहीं है जैसे आइस मेल्ट होके ऑयल या फिर पेट्रोल बना ले, कोई नई चीज़ नहीं बन रही है, वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, बस सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रहा है वाटर, तो कोई नई चीज़ नहीं बन रही है। ऐसे चेंज को हम फिजिकल चेंज बोलेंगे। या फिर जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर, यहाँ पे वाटर अपनी जो स्टेट है वो चेंज कर रहा है, यानी लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में जा रहा है बॉईल होकर, है ना। तो ऐसे जो चेंज होते हैं जिनमें कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता, उनको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। या फिर जैसे ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ना, जैसे ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, कोई जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो जल रहा है, तो अब ऐसा तो नहीं जैसे कोई बल्ब जल रहा है तो जैसे जल के पहले बल्ब था, जैसे ही जलाया उसको वो टेलीविज़न या फैन या कुछ बन गया, ऐसा तो नहीं होता है। जो कोई नई चीज़ नहीं बनती है, जैसे बल्ब है तो बल्ब ही रहता है। तो ऐसे चेंज को हम जो फिजिकल चेंज बोलते हैं। और जो फिजिकल चेंज है उनकी एक खास बात यह है कि इनको हम आसानी से रिवर्स कर सकते हैं। तो फिजिकल चेंज can be reversed
तो फिजिकल चेंज को हम आसानी से रिवर्स कर सकते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को मेल्ट किया वाटर बन गया, लेकिन वाटर से हम फिर आइस को बना सकते हैं। या फिर जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को बॉईल किया तो जो वाटर वेपर बन गई, वाटर वेपर से फिर उसको ठंडा करके हम वाटर बना सकते हैं। या फिर जैसे ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, कोई इलेक्ट्रिक बल्ब जल रहा है तो हम उसको आसानी से मतलब पहले जैसी कंडीशन में ला सकते हैं स्विच ऑफ करके उसका। तो ऐसे जो फिजिकल चेंज होते हैं उसको हम रिवर्स कर सकते हैं आसानी से, ये सबसे बड़ी पहचान होती है फिजिकल चेंज की, और ये सब जो है एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज के। तो डेफिनेशन होती है केमिकल चेंज की, दो चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंज। केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिसमें कोई ना कोई न्यू सब्सटेंस बना है, ऐसे चेंज जिनमें न्यू सब्सटेंस बनता हो उन ऐसे चेंज को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। और जैसे एग्जांपल होते हैं केमिकल चेंज के, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है। अब पेपर को बर्न कर दिया तो जो पेपर है पहले पेपर था, बाद में उसकी राख बन गई जल के, तो कोई नया सब्सटेंस बन गया। अब ऐसे सब्सटेंस को ऐसे चेंज को हम जो है केमिकल चेंज कहते हैं। और एक जो खास बात है केमिकल चेंज की है कि केमिकल चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, वो भी लिख देता हूं मैं। इनसे जो भी चेंज ऐसे हों जिनको हम रिवर्स ना कर सकें, ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज बोलते हैं। जैसे एक बार पेपर जल गया तो उसकी जो राख है उससे हम दोबारा पेपर नहीं बना सकते, लेकिन जैसे आइस है उसको अगर हम मेल्ट करें और वाटर उसका लिक्विड बना लें तो लेकिन उस लिक्विड से हम दोबारा आइस बना सकते हैं। तो जो ऐसे चेंज होते हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज बोलते हैं। और जैसे कि राइपिंग ऑफ फ्रूट, है ना, कोई जो फल है वो पक गया, तो अब वो पक गया तो दोबारा से कच्चा नहीं हो सकता है क्योंकि हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, तो ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज कहेंगे। या फिर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, है ना, तो जैसे मिल्क से दही बन गया, माने जो मिल्क है उससे कर्ड बन गया, तो ऐसे जो चेंज है, जैसे मिल्क से दही बन गया तो दोबारा से दही से मिल्क नहीं बन सकता, रिवर्स नहीं हो सकता ये चेंज, तो इसलिए ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज करते हैं। और नया सब्सटेंस बनाए, मिल्क से बिल्कुल अलग होता है कर्ड, तो ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं।